Goal, nation's leading institute. Hello everyone, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss Organic Chemistry part of AITS Min Test 10. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो लिया गया है वो एमाइंस चैप्टर से है, 52 नंबर क्वेश्चन. उसमें आपको क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले इसको देखो, ये कितना डिग्री है, ये आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिए गए हैं और इसका रिएक्शन AgCN के साथ दिया है. ओके, तो इस बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है. जब भी कभी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ अगर दिया हुआ है कहीं पे, तो इसमें जो लिंकेज होता है वो कार्बन से नहीं होगा, अब लिंकेज होगा नाइट्रोजन से. तो नाइट्रोजन से लिंकेज होता है तो फॉर्मेशन करता है पहले आइसोसाइनाइड, क्योंकि इसके केस में आप देखोगे ना तो सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन से लिंकेज जब नहीं होगा, नाइट्रोजन से लिंकेज होगा तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है. और आइसोसाइनाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हम लोगों को दिया हुआ है, तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होने के बाद सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन कर देता है. तो सेकेंडरी एमाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा. तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि आपको सेकेंडरी एमाइन दिया हुआ है. तो ये जो हम लोगों को दिया है CH2Br, इसके साथ जब रिएक्शन इसका होगा तो ये जो रिंग है इसको C6H5 लिख देता हूँ और फिर CH2NC ये फॉर्मेशन करेगा. और इसका जब हाइड्रोजनेशन करोगे, ये X बना, इसका हाइड्रोजनेशन जब तुम लोग करोगे तो C6H5 CH2NH और C कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में. इसके अकॉर्डिंग आपको एक ही आंसर आ रहा है, वो आपको फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. बाद बाकी आप देखो ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी एमीन कब बनता है, जब हम लोग साइनाइड का करते हैं हाइड्रोजनेशन, तो यहां पर ये होगा नहीं आंसर. ये आपको दिया हुआ है लेकिन इसमें डायरेक्टली अटैच दे दिया है आपको NH. फिनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड NH तो होगा नहीं, क्योंकि हेलोजन जो अटैच्ड है वो CH2 के साथ, तो CH2 के साथ पहले अटैच्ड होगा NC. ओके, और इसका जब हाइड्रोजनेशन होगा या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन होगा तो वो C6H5 अपनी जगह पे रहेगा. उसके बाद CH2 भी रहेगा, वो यहां पे रखना है. उसके बाद जो NC है ना, NC, वो NC कन्वर्ट करना है NHCH3 में, इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो 52 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57. बहुत ही आसान है. कह रहा है डी ग्लूकोज का हम लोग कौन सा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन करें कि डी ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करे. देखो आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, जिसमें कि ये CHO ऊपर में दिया हुआ है पहले एल्डिहाइड, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, ये है ग्लूकोज. अगर हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, इसी को हम लोग ब्रोमीन वाटर बोलते हैं. और ये ब्रोमीन वाटर जो होते हैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्टूडेंट, इसलिए एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्कोहल जो जहां था उसी पोजीशन पे रहेगा, और इसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं डी ग्लूकोनिक एसिड. और आप अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट तो वहां पे आपको मिलेगा कि इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग ये पता करते हैं कि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज में जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड के रूप में होता है. इस रिएक्शन से यहाँ पे प्रूफ होता है. तो 57 का आंसर थर्ड हो जाएगा. ठीक है, तो ग्लूकोज को अगर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट तो ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. अब देखो 58 नंबर क्वेश्चन एक मैचिंग वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हेलो फॉर्म रिएक्शन आप लोग जानते हो, बहुत बार देखे हो, इससे भी पहले टेस्ट में आया है कि जिस कार्बन पे एल्कोहल दिया हुआ है वहां पे कम से कम एक मिथाइल और एक H ऐसा दिया हुआ है. या फिर अगर एल्डिहाइड कीटोन की बातें करें तो C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड अगर मिथाइल है तो यहीं पे होता है हेलो फॉर्म रिएक्शन, यानी कि आइडो फॉर्म टेस्ट भी कह सकते हो अगर I2 लिया हुआ है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, या तो X2 प्लस NaOH ये लिखा जा सकता है, चाहे लिखा जा सकता है इसको NaOX, X की जगह पे आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हो, या फिर OX माइनस. तो जानते हो इसमें क्या होता है, जो ये मिथाइल होता है यही मिथाइल कन्वर्ट हो जाता है CHX3 में, जिसको हम लोग हेलो फॉर्म कहते हैं. और जो रिमेनिंग पार्ट है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन या जिसपे OH है वो ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है.
तो आपको दिखेगा कि ए नंबर का आंसर आपको थर्ड आएगा, जो कि NaOI दिया हुआ है ना, तो NaOI यहां पे लिख सकते हैं। अगर यहां पे I2 प्लस NaOH लिया जाए तो X2 की जगह पे I2 प्लस NaOH या NaOI या OI माइनस जो यहां पे हम लोग लेते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट, उसी को हम लोग इन जनरल हेलोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं। तो ए का हो जाएगा थर्ड। आइसोसाइनाइड टेस्ट को हम लोग कार्बाइलेमिन टेस्ट कहते हैं। तो कार्बाइलेमिन टेस्ट में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा होता है कि हम लोग 1 डिग्री एमीन लेते हैं और इस 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH जो भी रहता है, हीट करते हैं तो NH2 कन्वर्ट होता है स्टूडेंट NC में, नहीं तो NC में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपको B का आंसर जो आ जाएगा 4, B का आंसर 4 आएगा। C में देखें क्या है, टॉलेंस टेस्ट, तो ये है टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 का होल 2 प्लस OH माइनस, तो ये आपको सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNH3 का होल 2 प्लस OH माइनस। फेलिंग टेस्ट यानी कि फेलिंग्स रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं, जानते हो एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट जो होता है वो फेलिंग्स सॉल्यूशन 1 होता है, और एक होता है सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, वो हम लोग जो लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन सेकेंड होता है। उसी दोनों को मिक्स करके हम लोग इक्वल अमाउंट में बनाते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। तो यही हो गया एक्वस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मिक्सचर, तो डी का हो जाएगा 1। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखो ना, ए का थर्ड एक ही तो आ रहा है, बी का 4 सही है, सी का 2, डी का 1, 58 का आंसर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। आसान है, डायरेक्ट यहाँ पे मैच कर गया। एक मात्र यहाँ पे हमको अगर पता चल जाए कि हेलोफॉर्म टेस्ट NaOI, NaOBr, NaOCl या फिर Cl2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, I2 प्लस NaOH, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 के बाद 59, एनोलिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी लिखा हुआ रहता है आप लोगों को एनोलिन, और एनोलिन का रिएक्शन अगर एल्काइल क्लोराइड के साथ करने के लिए देता है स्टूडेंट, यानी कि RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, R की जगह पे कुछ भी दे दे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी दे दे, या फिर हम लोगों को देता है इस तरीके से एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ओके। तो एल्काइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आपको एनोलिन के साथ दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एनोलिन। अब रीजन इसका क्या होता है वो भी यहाँ पे हम लोग समझते हैं बातों को, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सबसे पहले एक रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल होता यह है कि अगर आप एनोलिन को देखो तो ये एक लुईस बेस का काम करने लगता है इस रिएक्शन में, वो तो लुईस बेस है ही क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, तो ये एक लुईस बेस है, और AlCl3 इस रिएक्शन में जो होते हैं स्टूडेंट वो एक लुईस एसिड है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ये जो लुईस बेस का काम कर रहा है एनोलिन और लुईस एसिड का काम कर रहा है AlCl3, दोनों एक यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है C6H5NH2 एंड AlCl3 माइनस एंड NH2 प्लस, ऐसा हो जाता है यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन। इसमें ये जो काम करता है ना NH2 प्लस, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम माइनस एम हो नहीं सकता है, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं जो प्लस एम शो करेगा, या फिर माइनस एम भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर नहीं सकता है, पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर नहीं सकता है, रेजोनेंस नहीं होगा, माइनस आई। इसको हम लोग कहते हैं ये फर्दर रिएक्शन के लिए रिंग डीएक्टिवेटर का काम करने लगता है, और जब रिंग डीएक्टिवेटर बेंजीन के साथ अटैच्ड होता है तो वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। इसलिए आपको यहां पे जो कह रहा है कि एनोलिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये करेक्ट है असर्शन। रीजन कह रहा है NH2 ग्रुप ऑफ एनोलिन रिएक्ट विथ AlCl3 जो लुईस एसिड टू गिव एसिड बेस रिएक्शन, ये बनाता है और फर्दर रिंग डीएक्टिवेटर का काम करता है। जब आप एमीन चैप्टर पढ़ोगे तो सल्फोनेशन जहां दिया हुआ है, नाइट्रेशन हेलोजेनेशन, उसके नीचे सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन के जस्ट नीचे ये लाइन को आपको लिखा हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 59 का 1 हो जाएगा कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखो 59 के बाद आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। ये आपको थैलिमाइड दिया हुआ है, एमाइन के प्रिपरेशन का है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि थैलिमाइड लेते हैं, और थैलिमाइड में C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH, ये स्ट्रक्चर होता है थैलिमाइड का, करेक्ट। और इसका रिएक्शन स्टूडेंट क्या किया है, KOH के साथ किया है। तो जानते हो ये जो यहाँ पर एमाइड के केस में
NH है, NH उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है क्योंकि बगल में दो दो एक्सेप्टर लगा हुआ है। तो OH माइनस यहां से H प्लस को पिक करेगा, बाहर करेगा इसमें वाटर को, ओके। और वाटर को बाहर करने के बाद जो बचा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस और K प्लस, ये आगे की रिएक्शन के लिए एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो पहले OH माइनस H प्लस को पिक करके ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है आगे की रिएक्शन के लिए। अब एक बात सुनिए आप ध्यान से, आगे रिएक्शन क्या होगा, एक हेलोजन जो ब्रोमीन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक हेलोजन जो क्लोरीन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो इसको कहा जाता है अल्फा अनसेचुरेशन। तो यहां अल्फा अनसेचुरेशन है तो रिएक्शन तो होगा नहीं, अल्फा अनसेचुरेशन है तो रिएक्शन जो होगा ना, जहां पे वो हेलोजन रिंग के साथ अटैच नहीं है, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। सिंपली यहां पे ध्यान रखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एक्चुअल में यहां पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, SN2 पाथवे से रिएक्शन यहां पर हो जाता है। और SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन नहीं होता है कब, जब रिंग के साथ यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो नहीं होता है। इसलिए जो हेलोजन रिंग के साथ अटैच नहीं है वही सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और फर्दर इस N के साथ जाकर के जो ऐड होगा ना वो CH2 होगा, और CH2 के साथ इसमें ये दिया हुआ रहेगा हम लोगों को फिनाइल, उसके पारा पोजीशन पे ब्रोमीन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमीन के साथ नहीं हो सकता है क्योंकि वो अल्फा अनसेचुरेशन है, इसका लोन पे रेजोनेंस में गया हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं, वो ऊपर वाले के साथ होगा और CH2 के साथ ऐड होगा। फर्दर इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एक लाइन में कर दो ना। हाइड्रोलिसिस अगर तुम लोगों को करना है ना स्टूडेंट, ऐसा करो, यहां पे इसको ब्रेक करो, OH माइनस सॉरी CO प्लस N माइनस, CO प्लस N माइनस, और यहां पे रख लो एक वाटर मॉलिक्यूल OH, और यहां पे भी रख लो OH। क्या करो तुम लोग, इसको ब्रेक कर दो, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस। प्रत्येक जो यहां पे तुमको दिख रहा है यहां पर N माइनस, वो N माइनस के साथ चला जाएगा कौन, H प्लस, ऐसा जाएगा, ये ऐसे निकाल दो, और इधर से भी एक निकाल दो यहां पर H प्लस। तो देखो क्या होगा, प्रत्येक N माइनस के साथ प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल का एक एक H प्लस जाएगा। तो कैसा दिखेगा, दिखेगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोगों को, जिसमें कि पारा पोजीशन पे जो ब्रोमीन है वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन इस CH2 के साथ अब कौन आ जाएगा, NH2। नहीं समझे बातों को, अरे समझ गए होंगे, ये CH2 के साथ जो N माइनस है प्रत्येक के साथ वाटर का H प्लस गया, और फिर साथ में क्या निकलेगा स्टूडेंट, साथ में तुम देखोगे तो यहां पे जो CO प्लस है वो CO प्लस के साथ कौन चला जाएगा, OH, तो थैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, ये OH माइनस चला जाएगा। तो देखो, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 60 नंबर का आंसर यहां पे हो जाना चाहिए, वो सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि CH2 के साथ NH2। तो देखो, ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जब भी तुमको इस तरीके से दिया हुआ रहे, सोचना क्या है कि हेलोजन जहां अटैच्ड है उसी के साथ सिर्फ NH2 को ऐड करना है। तो कौन सा हेलोजन निकलेगा, जो हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है। जो हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो तो जा ही नहीं सकता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वहां पे अल्फा अनसेचुरेशन है, इसलिए उसके साथ जाएगा। और फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल का एक एक H प्लस इस N माइनस के साथ ऐड होगा। तो दो बॉन्ड है CO प्लस के साथ, CO प्लस इधर गया, एक N माइनस, फिर CO प्लस एक N माइनस, प्रत्येक N माइनस के ऊपर वाटर का H प्लस ऐड करो तो हो जाएगा NH2। तो यही कन्वर्ट हो गया CH2 NH2 में, और ब्रोमीन जहां है वहीं अपनी जगह पे रहेगा, इसलिए 60 नंबर का आंसर यहां पे सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद देखो, एमाइलोज एंड सेलुलोज बोथ आर लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सही बात है, एमाइलोज जो होता है चाहे एमाइलोपेक्टिन होता है, ये दोनों कंपोनेंट होता है स्टार्च का, जानते हो आप लोग। और एमाइलोज होता है अनब्रांच्ड, और जहां कहीं भी अगर अनब्रांच्ड होता है कार्बोहाइड्रेट तो वहां पर होता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। तो इसमें और एक बात ये भी जानते हो कि स्टार्च जो बना होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर्स होता है स्टार्च का। तो एमाइलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज, गलत कह रहा है, अल्फा होगा, तो एमाइलोज हैज अल्फा 1,4 लिंकेज एंड सेलुलोज हैज बीटा 1,4 लिंकेज। सही बात है, क्योंकि जो भी अनब्रांच्ड है उसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन जो ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड, उसमें C1C4 का चेन होता है और C1C6 का ब्रांचिंग होता है।
और एमाइलोज है अल्फा 1,4 लिंकेज एंड सेलुलोज है बीटा 1,6 लिंकेज। गलत है, सेलुलोज अनब्रांच होता है, ब्रांच नहीं होता है। एमाइलोज है बीटा तो गलत कह रहा है। तो इसका आंसर मुझे पता चल रहा है कि 65 का आंसर जहां तक लग रहा है कि ये सेकेंड हो जाएगा। एमाइलोज में होता है अल्फा डी ग्लूकोज क्योंकि स्टार्च का कंपोनेंट है, ठीक है। और जहां ये अनब्रांच्ड है तो 1,4 लिंकेज होगा। अगर एमाइलोपेक्टिन रहता तो 1,4 का चेन होता, 1,6 का वहां पे ब्रांचिंग होता, दोनों होता क्योंकि ब्रांच है तो ब्रांचिंग 1,6 पे होता है। और सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, याद रखिएगा सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से, इसलिए ये अनब्रांच्ड है तो बीटा 1,4 लिंकेज होता है। 65 नंबर का आंसर यहां पे सेकेंड आ जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई ए पॉजिटिव, तो थैलिन डाई टेस्ट, यही तो करेक्ट हो जाएगा, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में आप लोग जानते हो कि थैलिक एनहाइड्राइड आप लोग लेते हो पहले, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड आप लोग लेते हो, थैलिक एसिड का इस तरीके से ले लेते हो एनहाइड्रस फॉर्म, और इसमें आप लोग डालते हो फिनॉल, वही तो टेस्ट है ये। फिनॉल लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या स्टूडेंट यहां पे आपको देखना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जैसे ही तुम लोग इसको हीट करोगे तो प्रत्येक फिनॉल से पारा पोजीशन से H निकलता है, और यहां पे थैलिक एनहाइड्राइड, इसका क्या नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। और इसमें अब जो स्ट्रक्चर बनेगा ना स्टूडेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O रखो, ये इसमें ऑक्सीजन रखो, और फिर एक ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं रहेगा यहां पे, पारा पोजीशन से ऐड होता है, तो पारा पोजीशन से ऐड कर दो इसको, और यहां एक रहेगा OH, फिर इसको ऐड कर दो तुम, यहां पे रहेगा OH। इसी को हम लोग फिनॉल थैलीन कहते हैं। इसका जो कलर होता है इसको हम लोग पिंक डाई कहते हैं, ठीक है, पिंक डाई इसी को हम लोग यहां पर कहते हैं। इसलिए 68 नंबर का आंसर यहां पे 1 हो जाएगा। थैलीन डाई टेस्ट होता है फिनॉल का होता है, ठीक है, फिनॉल का होता है, ध्यान रखिएगा इस बातों को। 68 का आंसर 1 हो जाएगा। अब आते हैं 69, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर्स। राइबोफ्लेविन की बात कर रहा है, तो आप लोग जानते हो राइबोफ्लेविन हम लोग किसको कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं चिलोसिस, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। थियामिन कहते हैं B1 को, बेरी करेक्ट है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को हम लोग कहते हैं तो कन्वर्जेंस करेक्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं विटामिन C को। अब विटामिन C के डिफिशियंसी से जेरोथैलेमिया नहीं होता है, जेरोथैलेमिया होता है विटामिन A के डिफिशियंसी से होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो आपको कह रहा है आंसर इसका गलत है, वही तो पूछ रहा है कि मैचिंग पेयर कौन करेक्ट नहीं है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा इसके डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी जो ब्लीडिंग गम्स हो जाता है वो होता है। तो 69 एस्कॉर्बिक एसिड जेरोथैलेमिया गलत है क्योंकि इसमें विटामिन A के डिफिशियंसी से होती है, ठीक है, करेक्ट। आगे हम लोग चलते हैं 69 के 60 हो गया, उसके बाद 65 हो गया, और उसके बाद हम लोगों को 68 भी हो गया, 69 भी हो गया। 69 के बाद आते हैं 72, ओके। अब देखो 72 में आपको क्या कर रहा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ एज। अरे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि लोन पेयर यहां पे डिलोकलाइज्ड है, वो एनलिन है, वो तो गया काम से। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहां भी लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, ये एनलिन है। C6H5NH2 का मतलब हो गया एनलिन, और वो कह रहा है कि एनलिन सबसे ज्यादा बेसिक है। अरे बाप रे, ऐसा हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं, एनलिन का लोन पेयर तो डिलोकलाइज्ड है, पॉसिबल ही नहीं यहां पे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। अब तुम देखो मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तुम लोगों को सिखाया हुआ है क्लासरूम में पढ़ाने के टाइम कि मिथाइल अगर दिया हुआ है तो याद रखना है 213, इथाइल के केस में 231। मिथाइल छोटा एल्काइल है तो छोटा संख्या 213, इथाइल बड़ा एल्काइल है तो बड़ा संख्या 231। अरे 213 कहते हैं का मतलब हुआ 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 231 कहने का मतलब हुआ 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो तुम देखो इसमें क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर बेंजाइलमिन का, सबसे कम हो जाएगा एनलिन का। तो 72 का आंसर यहां पे सेकेंड हो जाएगा। क्या बोलते हो, करेक्ट है ना? क्योंकि ये सेकेंडरी का ज्यादा होता है। जब तक मीडियम हमको मेंशन नहीं होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, जब तक मीडियम मेंशन नहीं होता है तब तक हमको एक्वाटिक मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ निकालना होता है। और एक्वाटिक मीडियम में अगर मिथाइल दिया हुआ है तो 213, 213,
2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर बेंजाइल क्योंकि लोन पेयर इसका लोकलाइज्ड है और इसका डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज्ड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो 72 का आंसर यहां पे 2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 74 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको किया जा रहा है डाइजोटाइजेशन। ठीक है, तो 74 में जो X बनेगा तो NaNO2 प्लस HCl जो हम लोगों को दिया हुआ है, तो मिथाइल अपनी जगह पे रहेगा स्टूडेंट, और जो N2 यहां पर NH2 है वो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये सेंडमेयर रिएक्शन है, क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। तो करोगे क्या, सबसे पहले तुमको यहां पे साइनाइड लाना है, Cn माइनस रिप्लेस करेगा N2 प्लस को, तो Cn माइनस रिप्लेस करेगा N2 प्लस को और मिथाइल अपनी जगह पे रहेगा। फर्दर क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस साइनाइड का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं ना, तो जो पारा पोजीशन पे मिथाइल है वो तो अपनी जगह पे रहेंगे और ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोजिलिक एसिड में। ठीक है, तो साइनाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्बोजिलिक एसिड में, JDA निकल गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तुमको सिखाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हम लोग करेंगे। यहां पे इसको सोडा लाइम के साथ इसको हीट किया है, NaOH प्लस COO के साथ हीट किया, सोडा लाइम के साथ हीट किया, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो देखो स्टूडेंट क्या करना, यहां से निकाल देना इस H प्लस को, पहले वो NaOH के साथ वाटर बन के बाहर होगा, सॉल्ट बनेगा, और जहां पे कार्बोजिलिक एसिड का ग्रुप अटैच्ड होता है वहां पे बनता है कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां कार्बोजिलिक एसिड अटैच्ड है वहां बनता है कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट, और वहां पे इस H को जाकर के ऐड कर देना है, यही वाला H को जाकर के यहां ऐड कर देना है। जब डिकार्बोक्सिलेशन हम लोग सोडा लाइम के साथ करते हैं तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ये H जब यहां पर आएगा तो H के आने के बाद इसके केस में ये तो बन जाएगा आपको टॉलिन, क्योंकि ऊपर H हो गया ना और नीचे मिथाइल है तो ये टॉलिन बन गया। साथ में क्या निकलेगा स्टूडेंट, देख लो, साथ में यहां पर NaO और इधर CO2 मिल करके फॉर्मेशन क्या कर देता है, Na2CO3, और साथ में और जो निकलना है तो निकलेगा। इसमें आंसर आपको 74 का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्दर हमको डीकार्बोक्सिलेशन यहां पे करना है सोडा लाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो W आपको जो बनेगा वो मिल जाएगा आपको टॉलिन। समझ में आ गया। सबसे पहले डाइजोटाइजेशन करोगे, मिथाइल का कुछ नहीं होगा, NH2 कन्वर्ट होगा N2 प्लस Cl माइनस में, फिर सेंडमेयर रिएक्शन करवाओ तो N2 प्लस को रिप्लेस करेगा Cn माइनस, साइनाइड आ जाएगा। Cn का जब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोजिलिक एसिड, और कार्बोजिलिक एसिड का जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो इसका H वहीं पे आकर के ऐड हो जाएगा जहां पे कार्बोजिलिक एसिड अटैच्ड है, उसको बाहर कर देंगे Na2CO3 बना करके। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड व्हिच वन इज थाइमिन। जहां पे देख लो ना, सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल होगा, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल होगा और C डबल बोन O 1/3 पोजीशन पे होगा ही, तो मिथाइल मात्र एक ही जगह तो दिख रहा है। 76 का आंसर यहां पे थर्ड। बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर में जाओगे जहां पे आपको न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA ये सब आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, वहीं पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आपको इसको जरूर याद करना चाहिए सारे स्ट्रक्चर को। तो थाइमिन का स्ट्रक्चर यही होता है, 76 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर, ये सब स्ट्रक्चर को आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा रिवीजन में रखिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा कि क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां पे आपको 76 में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी एमाइन corresponding to the molecular formula C4H9 C4H11N है। ओके, देखते हैं C4H11N में कितना बन सकता है सेकेंडरी एमीन, वही कह रहा है। तो सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए सबसे पहले इसमें ऐसा करता हूं कि CH3 CH2, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर C4 है ना, और सेकेंडरी एमीन हम लोगों को निकालना है, तो NH के साथ एक बार ऐसा रख देता हूं यहां पे मिथाइल। ठीक है, ये कर दिया इसके केस में, ये हो गया एक करेक्ट। बैलेंस कर लो पहले, 1 2 3 4 है, 3 2 5 2 7 1 9 10 11 12, ठीक है, ये तो बैलेंस, सॉरी 3 3 6 2 8 2 10 11, ठीक तो है, बैलेंस है। उसके बाद देखो ये जो अटैच्ड है प्राइमरी कार्बन के साथ, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं सेकेंडरी कार्बन के साथ। ठीक है, ये इस तरीके से, जैसे मिथाइल मिथाइल दोनों साइड कॉमन है, इसमें भी मिथाइल है और इसमें भी मिथाइल है, ये दोनों साइड कॉमन है। डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये दोनों डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, दो अलग अलग हो गया।
उसके बाद एक और बन सकता है स्टूडेंट, एक बन सकता है कि दोनों साइड यहां पे कर देता हूं इथाइल को, ठीक है। तो दोनों साइड जब हमने इथाइल को लिख दिया इस तरीके से, ये तो अलग हो गया, तो 3 हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक बार एक हो गया नॉर्मल प्रोपाइल, एक मिथाइल, एक ये आइसोप्रोपाइल, एक मिथाइल, और एक बार दोनों साइड यहां पर इथाइल को लिख दिया गया है। तो 77 का आंसर इसमें सेकेंड हो जाएगा। यही 3 स्ट्रक्चर बनेगा जिसका यहां पे C4H11N से सेकेंडरी एमीन बन सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। 77 के बाद आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ग्लूकोज। कौन यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है? सबसे फर्स्ट कह रहा है इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ सिफ रिएजेंट। गलत है। यही तो है कि एल्डिहाइड रहने के बावजूद भी सिफ टेस्ट निगेटिव देता है ग्लूकोज, क्योंकि इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। अब ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इट रिएक्ट विथ NaHSO3, ये भी गलत है। ओके, ये भी गलत है। NaHSO3 के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होता है। पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। तो हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन ग्लूकोज का होता है, लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का नहीं होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है। इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। गलत है। ग्लूकोज जो होता है या फ्रुक्टोज होता है वो टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। यही कारण है कि इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉलरेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। 78 का आंसर यहां पे आपको थर्ड हो जाएगा, थर्ड होगा। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आते हैं, ये आपको नाइट्रोबेंजीन का पहले रिडक्शन दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले हम लोग रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन जैसे ही हम लोग करते हैं Fe प्लस HCl, तो ये जो फॉर्मेशन करते हैं पहले वो करते हैं एनिलीन, और इस एनिलीन का हम लोग डाइजोटाइजेशन कराते हैं HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फॉर्मेशन करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये करता है। अब जो बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है स्टूडेंट, इसका रिएक्शन कराना है फिनॉल के साथ। तो जब तुम फिनॉल के साथ कराते हो रिएक्शन, ये होता है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और यहां पे एक्चुअल में इसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। एमाइंस चैप्टर में आप लोगों को दिया हुआ है, सबसे लास्ट में यही रिएक्शन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये एक बॉन्ड को ट्रांसफर कर देते हैं N और रिंग के बीच में, और ये जो बनता है ऑरेंज कलर का डाई होता है, इसका नाम होता है पारा हाइड्रोक्सी, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। तो पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, इसको हम लोग ऑरेंज डाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन 81 का आंसर इसमें आपको 1 हो जाएगा। वो तो क्या ESR मैकेनिज्म होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, डाइजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल है, पारा पे अटैक करता है क्योंकि OH एक्टिवेटर होता है। और जानते हो ये जो कपलिंग रिएक्शन तभी हो सकता है जब बेंजीन रिंग के साथ स्ट्रांगली एक्टिवेटर ग्रुप लगा हुआ है। इसलिए आपको देखोगे एनसीईआरटी में सिर्फ फिनॉल और एनिलीन के साथ दिया है, ठीक है, क्योंकि OH और NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटर होता है। तो पहले नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दिया, बन गया एनिलीन। एनिलीन का नाइट्रस एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन कराते हैं, डाइजोटाइजेशन होकर के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन होता है, तो बनता है पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। और कोई आंसर तो होगा नहीं, पूछ रहा है जेड ना, तो जेड आपको पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। तो 82 नंबर में आपको सबसे पहले देखना यह होगा कि हीट लिखा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमोनिया है, तो हीट लिखा हुआ है। तो हीट जब लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, तो आपको डायरेक्ट यहां पर एक स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करनी चाहिए कि H और NH2 को लेना है, ठीक है, और H और NH2 को लेकर के इसमें से बाहर कर देना है H2O, ओके। और H2O को बाहर करने के बाद जो बचता है उसको तुम लोग लिखो, तो ये बच जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 बेंजामाइड। फर्दर इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करो, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराते हैं तो बीच में से C डबल बॉन्ड O को हटा देते हैं और इस फिनाइल को NH2 के साथ ऐड करते हैं तो बनता है एनिलीन। और एनिलीन का फर्दर हम लोग Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवाते हैं, तो पोजीशन जो होता है ब्रोमीन का 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन व्हाइट कलर का बनता है प्रेसिपिटेट। फर्दर इसका डाइजोटाइजेशन है, ओके। तो जो NH2 हम लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट, वही NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो पोजीशन है ब्रोमीन का जहां है वहीं रहेगा।
तो 246 पे तो रहेगा ही। तो फाइनली यहां पर देखो सबसे पहले हो गया अमोनिया के साथ हीट करेंगे, बेंजामाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH2, Br2 प्लस NaOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, तो फिनाइल के साथ NH2 को ऐड कर देंगे, फर्दर Br2 प्लस वाटर, तो 246 पे आ जाएगा, ब्रोमीन NH2 के रिस्पेक्ट में डाइजोटाइजेशन कराएंगे तो N2 प्लस Cl माइनस हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा तुमको सेकेंड। ओके, यही एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है, उसके आगे हम लोगों को रिडक्शन करने के लिए दिया नहीं है। ठीक है, रिडक्शन वगैरह देता तो N2 प्लस भी हट जाता, जो हम लोगों को एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक कन्वर्जन का, उसमें N2 प्लस को भी हटाया है। अगर आगे रिएक्शन देता H3PO2 के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, इसको हटा सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इसमें आंसर आपको सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 के बाद आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन एज। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लोगों से पूछा जा रहा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? एल्कोहल का। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये एमीन आपको दिया हुआ है। एल्कोहल जैसे दिया हुआ है तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहां सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल का। फिर होगा प्राइमरी एमीन का, ये सेकेंडरी दिया हुआ है, सॉरी ये तो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। फिर सेकेंडरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है, गलत है। आपको सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद होगा प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, उसके बाद सेकेंडरी एमीन, और ये तो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको दिया हुआ है, सबसे कम हो जाएगा। 83 का आंसर यहां पे हो जाएगा आपको 4। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोगों को एमाइंस दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी एमाइंस का, उसके बाद हो जाएगा सेकेंडरी का, सबसे कम हो जाएगा टर्सरी का, उससे भी कम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉट ए डाइसैकेराइड। कौन डाइसैकेराइड नहीं है? तो बच्चों लैक्टोज तो है। लैक्टोज आप जानते हो मिल्क शुगर, वो है, वो बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से। तो सुक्रोज भी है, माल्टोज भी है। ग्लैक्टोज जो है वो एक मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड हो गया। आपको 84 का आंसर यहां पे आपको सेकेंड हो जाएगा। गुड, आगे चलो। 84 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सुक्रोज इज ए डैश एंड केमिकल एंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज डैश इन नेचर। अरे आप जानते हो अब इस बातों को। जब आपको दिया हुआ है सुक्रोज और इसका हम लोग कर देते हैं अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है? बनता है इसके केस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ध्यान रखिएगा। तो जब तक यहां पर हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज है, प्योर सुक्रोज, तब तक ये जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज पीपीएल को रोटेट करता है। अब जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर में दो चीज है, दो कंपोनेंट है, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज। इसमें से पीपीएल को पास करते हैं तो ग्लूकोज चाहता है कि क्लॉकवाइज में रोटेट करे पीपीएल 52.5 डिग्री से, लेकिन फ्रक्टोज चाहता है कि पीपीएल रोटेशन हो -92.4 डिग्री से। तो होगा क्या? इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज्यादा है, तो प्लस 52.5 डिग्री जो ग्लूकोज का पीपीएल रोटेशन है वो कैंसिल आउट हो जाता है फ्रक्टोज के -52.5 डिग्री से। तो ओवरऑल पीपीएल का जो रोटेशन होता है स्टूडेंट, वो एंटी क्लॉकवाइज में ही होता है। यही कारण है तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो ओवरऑल ये जो हुआ वो लीवो रोटेटरी हो जाता है आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, जो प्रोडक्ट बनता है वो। तो देखो 85 का आंसर यहां पे 4 हो जाना चाहिए कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है सुक्रोज, लेकिन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, दोनों का प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है लीवो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी गलत है, लीवो गलत है, लीवो डेक्स्ट्रो भी तो गलत है। यहां पर डेक्स्ट्रो और लीवो हो जाएगा। 85 का आंसर यहां पे 4 हो जाएगा। करेक्ट, नेक्स्ट चलते हैं। 85 के बाद आते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए on reduction gives compound B, which on reaction with chloroform and KOH form C. The compound C on catalytic reduction gives N-methyl benzenamine. The compound A is, अरे उल्टा चलते हैं। सबसे पहले देखो N-methyl benzenamine हमको कह रहा है, तो N-methyl benzenamine किससे बना है वो पहले देखना पड़ेगा। N-methyl benzenamine कहने का मतलब हो गया सेकेंडरी एनिलीन। ये किससे बनेगा? हम लोग आखिरकार किसका करेंगे हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि साफ साफ लिखा है सी ऑन कैटेलिटिक रिडक्शन गिव्स एन मिथाइल बेंजेनामाइन। तो ये किसका रिडक्शन करने के बाद बनेगा? तो ये बनेगा जब हम लोग रिडक्शन करेंगे एनसी का, आइसोसाइनाइड का जब करेंगे तब।
तो इसी आइसोसाइनाइड का अगर हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ये बनेगा। लेकिन अब बात ये उठता है कि ये किससे बनेगा, ये किससे बनेगा? तो ये बनेगा, किसका रिएक्शन हम लोग आखिरकार करेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ? किसका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करेंगे कि ये बनेगा? क्योंकि हमको ये पता चल गया कि किसका रिडक्शन करेंगे हम लोग तो ये बनेगा। तो ये हो गया एन मिथाइल बेंजेनामाइन, वो बनेगा आइसोसाइनाइड से, मतलब यहां पर जो दिया हुआ है बेंजीन आइसोनाइट्राइल से बनेगा। और इसके बाद ये जो बनेगा, किसका रिएक्शन करेंगे हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली? तो वो होगा एनिलीन। तो वही तो है, व्हिच ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH फॉर्म C। तो ये हो गया इसके केस में सबसे पहले B, और ये हो गया C, और C ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स ये, तो ये तो बन ही गया। और उसके बाद फर्दर यहां पर कह रहा है कि ये किससे बनेगा, क्योंकि A हमको अभी खोजना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिडक्शन गिव्स कंपाउंड B, तो B ये बना है। किसका हम रिडक्शन करेंगे कि हमको बन जाएगा पहले ये वाला एनिलीन? तो वो बनेगा बच्चों जब तुम यहां पे लेते हो नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का तुम जब रिडक्शन कर देते हो SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl या ZnHCl, तो ये बनता है ना। तो यही तो हो गया, खोज करके ले आओ, ऑप्शन को घूम करके जाना पड़ेगा, पीछे से एकदम से जाना पड़ेगा जो सीक्वेंस में हम लोगों को कह रहा है। इस तरीके से हम लोगों का 88 का आंसर यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीछे जाना पड़ता है। 91 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज इज फाउंड इन। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सुक्रोज। सुक्रोज में जो होता है ना, अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, लेकिन ग्लूकोज होता है अल्फा, फ्रक्टोज होता है बीटा, तो C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सुक्रोज में। ओके, और माल्टोज में तो जानते हो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। एमाइलोज में भी C1 C4 होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और लैक्टोज भी हो गया तो एक होता है ग्लैक्टोज, एक होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का C4 और ग्लैक्टोज का C1, ये जाता है C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 C2 जैसे ही कहा, और अल्फा ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, ये होता है सुक्रोज का। सुक्रोज का हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आते हैं 92 द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज। देखो इसमें इनकरेक्ट जो पेयरिंग है वो आपको फर्स्ट आंसर होगा। ट्रिप्टोफान में T नहीं होता है, कैपिटल T नहीं होता है, इसमें क्या होता है कैपिटल W होता है, कैपिटल W होता है। इसके बाद में कि आइसोल्यूसिन का I, वेलिन का V, ग्लाइसिन का G, ये सब बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। तो 92 का आंसर यहां पे आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये थोड़ा हम लोगों को जो आंसर की दिया गया था, आंसर की में थोड़ा मिसप्रिंटिंग था, तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 92 का आंसर यहाँ पे 1 होगा। ट्रिप्टोफान का जो 1 लेटर कोड है वो W होता है, कैपिटल T नहीं होता है। ठीक है, तो 92 का इनकरेक्ट मैचिंग पेयर जो है वो हमारा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 92 के बाद आते हैं 94। 94 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज। देखो अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले कंफ्यूजन हुआ है कुछ लोगों को, ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है। ये एक्चुअल में लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। ये भी कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि एनास्टूड एनिलीन है ना, एनिलीन। तो एनिलीन का बेसिसिटी अमोनिया से, एमीन से कम होता है, क्योंकि लोन पेयर उसका डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिसिटी यहां पर ए का होगा। ये तो आप समझो बातों को। लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड। भले आपको दिख रहा होगा कि यहां पे CH3O है और ये शो कर रहा है प्लस एम इफेक्ट, चलो वो ठीक है, मान लिया। यहां पे NO2 क्या शो कर रहा है, -M, लेकिन फिर भी प्लस एम लगने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बेसिक यहां पर ए होगा, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ये सबका लोन पेयर यहां पे स्टूडेंट डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ए के बाद ज्यादा बेसिसिटी किसका होगा, डी का, क्योंकि BCD तीनों में लोन पे डीलोकलाइज्ड है, तब होता है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I + M। तो ए के बाद डी होगा, डी के बाद बी होगा, सबसे कम बेसिसिटी सी का होगा। तो देखो तो 94 का आंसर यहां पे ADBC ऐसा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है हम लोगों का 100। अमॉन्ग द फॉलोइंग द मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू इज। सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसका होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट पीकेबी के वैल्यू का। जिसका पीकेबी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा।
तो फिनाइल मिथेनामाइन, तो फिनाइल मिथेनामाइन में तो लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। एन मिथाइल एनिलीन, मुझे लगता है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एन मिथाइल एनिलीन ये हो गया लोन पेयर, इसका डिलोकलाइज्ड है। मिथेनामाइन, तो मिथेनामाइन तो ये हो गया, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ओके, और उसके बाद इथेनामाइन, तो इथेनामाइन कहने का मतलब यहां पर ये हो गया CH3 CH2 NH2, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो जिसका लोन पेयर अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर डिलोकलाइज्ड है स्टूडेंट, उसी का बेसिसिटी सबसे कम होगा, और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा उसी का पीकेबी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम पीकेबी का वैल्यू हम लोगों को पूछा है, इसका मतलब 100 का आंसर यहां पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा, इसमें लास्ट में हम लोगों ने देखा इसका एन मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है। आपको देखिए, हमेशा एक ही काम करिएगा, जितना भी आपको एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में खास करके जो छोटा छोटा रिएक्शन आप लोगों को दिया हुआ है उसको जरूर आप बना लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और जो बीच चैप्टर में जितने आपको रिएक्शन दिए हुए हैं, उस रिएक्शन में डायरेक्ट याद रखा करिए किसका रिएक्शन किसके साथ किसके प्रेजेंस में होता है तो क्या बनता है। नीट का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इतना सही बन जाता है। आप जो क्लास नोट्स का रिवीजन करते हो उसको सिर्फ आप एनसीईआरटी को समझने में हेल्प लिया करो। बार बार अपने टीचर के पढ़ाए हुए क्लास नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है लास्ट टाइम में, हम लोगों को एनसीईआरटी को फोकस करना पड़ता है। क्लास नोट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जो भी एनसीईआरटी में समझ नहीं आ रहा है उसको समझने के लिए कि मैकेनिज्म कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो भी रिएजेंट है वो क्या है इस रिएक्शन का, वो सब बेसिक समझने के लिए। बाद में क्वेश्चन जो आते हैं हम लोगों को, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑलमोस्ट कहो 100% वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं। हाँ, 11th वाले जो पार्ट होते हैं जीओसी वगैरह, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टीचर्स के क्लास नोट्स को हेल्प लेना पड़ता है। बाद बाकी जो इधर का 12th का पार्ट है, जितना भी चैप्टर है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि आप लोगों को जितना भी बॉक्स वगैरह में डेटा दिया रहता है, बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, पीके का वैल्यू, पीकेबी का वैल्यू, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, वो सब थोड़ा सा याद नहीं करना है, उसके आधार पे आपको ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर समझना है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे तरीके से जितने भी बॉक्स में हम लोगों को नोमेनक्लेचर भी दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, जितने भी अभी तक टेस्ट हुआ है उसको बार बार अपने पेपर को निकाल करके रिवीजन करिए, आगे के टेस्ट के लिए आप प्लानिंग करिए और अच्छे से आप तैयारी करिए, और जितना से ज़्यादा हो सके एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा डेविएट मत होइएगा। ओके, थैंक यू।